नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भर्ती के बारे में जो राजस्थान के बेरोजगारों युवाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। उस भर्ती का नाम है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती। उस भर्ती के अंतर्गत क्या क्या उनकी पात्रता है, कौन कौन इसके अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं, उसकी एग्ज़ाम डेट कब है, फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, कब एंड अंतिम तारीख होगी, इसके अंतर्गत क्या क्या सिलेबस आएगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने पेपर होने वाले हैं, इन सारी बातों का जवाब जो है इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन भर्तियों के बारे में है जो आपके पास पहुंच सकते हैं। लीजिएगा, हम टाइम को वेस्ट न करते हुए आज इस भर्ती के बारे में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल बताएंगे। लीजिएगा, स्टार्ट करते हैं अपन। भर्ती का नाम है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026। उसके बारे में हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत दो विभागों के अंतर्गत हैं, एक तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत और एक संस्कृत विभाग के अंतर्गत। दो विभागों के अंतर्गत इसके अंतर्गत पद हैं। टोटल पद के बारे में हम बात करते हैं। पहले हम माध्यमिक शिक्षा विभाग के पदों के बारे में बात करते हैं। तो हमारे बीच में है कि भाई वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के जो पोस्ट है वो 268 जो है वो नॉन टीएसपी के लिए है और 32 पोस्टें हैं वो टीएसपी के लिए, यानी ऑल ओवर जो बात करते हैं 300 पोस्टें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की हैं और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की 2736 पोस्टें नॉन टीएसपी की हैं और 679 जो पोस्ट है वो टीएसपी की है, यानी ओवरऑल जो है वो 3415 पोस्टें जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं संस्कृत विभाग में। संस्कृत विभाग में जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक हैं वो नॉन टीएसपी के अंतर्गत तो 20 पोस्टें हैं और टीएसपी के अंतर्गत 2 पोस्टें हैं, यानी कुल 22 पोस्टें हैं। और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर हम बात करें तो 200 पोस्टें नॉन टीएसपी की हैं और 14 पोस्टें टीएसपी की हैं, यानी ओवरऑल हम बात करते हैं 214 जो पोस्टें हैं वो हैं। यानी कुल हम पोस्टों की बात करें तो जो नॉन टीएसपी की पोस्टें हैं वो तो है 3224 पोस्टें और टीएसपी के अंतर्गत आपको मिलेगी 727 पोस्टें, यानी ओवरऑल जो पोस्टें होगी वो 3951 पोस्टें इस भर्ती के अंतर्गत रहने वाली है। ठीक है, ये पूरा पोस्टों का विवरण मैंने बता दिया है। उसके बाद में यहाँ से आवेदन की प्रक्रिया के बारे में है, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या क्या है वो आप पढ़ लेना। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि भाई इस भर्ती के अंतर्गत और क्या क्या होने वाला है। तो उसके बाद में ये एक बार ये पंजीकरण है नहीं, जिन्होंने ओटीआर करवा लिया है उनके लिए है कि भाई जिन्होंने ओटीआर करवा लिया उनके लिए कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसने अगर ओटीआर नहीं करवाया है तो ये अपनी कैटेगरी के हिसाब से फीस लगेगी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं आगे कि भाई इस भर्ती के बारे में और क्या क्या होने वाला है। देखिए, यहाँ पर पदों का विवरण दे रखा है कि भाई कितने कितने पद होंगे। ये नॉन टीएसपी के लिए, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए यहाँ पे ये वर्ग लिखे गए हैं कि भाई एससी के लिए क्या है, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, एमबीसी के लिए, शहरिया, इन सभी के लिए पोस्टों का विवरण दे रखा है। यहाँ पे परसेंटेज भी लिखा हुआ है कि भाई इतने इतने % सीटें इनको दी गई है, यानी एससी की 16% है, एससी की 12% है, ओबीसी की 21% है, एबीसी की 5% है। ठीक है, इस परसेंटेज के हिसाब से इनको है जो दी गई है। और बैकलॉग में जो सीटें हैं, पिछली बार जो सीटें खाली रह गई थी उनको भरेंगे इसके माध्यम से। ठीक है, ये पूरा सीटों का जो विवरण है वो आपको देखना है। उसके बाद में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के अंतर्गत भी ये सीटों का जो पूरा विवरण है वो आपको देखना है आराम से बैठ गए। ठीक है, इसके अंतर्गत कितनी कितनी सीटें हैं, आपकी कैटेगरी में क्या क्या है, आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें आ रही हैं। वो नॉन टीएसपी की थी, ये टीएसपी की वालों के लिए है। टीएसपी में कितनी कितनी सीटें, वो टीएसपी कैंडिडेट जितने भी हैं वो आराम से देख लेना। उसके हिसाब से बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की भी सीटें हैं वो भी देख लेना। ठीक है, ये विशेष कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी सीटें हैं वो संस्कृत विभाग के अंतर्गत, वो जो इनसे पहले जो सीटें थी वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत थी और ये जो जितने भी सीटें हैं ये संस्कृत विभाग की सीटें हैं। ये वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए है और ये नीचे वाली बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए है। उसके बाद में हम बात करते हैं नीचे, फिर आते हैं इस भर्ती के अंतर्गत और क्या क्या होने वाला है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये जो पॉइंट है वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए पॉइंट दे रखे हैं। उसके बाद में हम नीचे आते हैं, उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिए क्या क्या होने वाला है। इसको 2% रिक्तियों में दे होगा। और उसके बाद ये
जितने भी जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं वो विशेष ध्यान रखना, वो ये जितने भी गेम्स हैं, इस गेम्स के अंतर्गत अगर आपने भाग लिया है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं, वरना एलिजिबल नहीं है उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए। ये नीचे आप जितना भी देख रहे हो इसके अंतर्गत ये उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए ये पूरा पढ़ लेना आप कि भाई इस प्रतिभागी के अंदर आपने अगर भाग लिया है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर ये विशेष दिव्यांगजन के लिए हैं। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं इस भर्ती के बारे में कि भाई अगला 5वां पॉइंट जो है वो है वेतनमान, यानी आपको आप नौकरी लगे उसके बाद में गवर्नमेंट आपको कितने पैसे देगी, उसके बारे में बात करते हैं कि भाई अभी 8वां वेतन आयोग लागू होना है। अभी 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग ही आपको पैसे मिलेंगे। तो ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के अंतर्गत जो पे लेवल होगा वो 8वां पे लेवल होगा, और जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक होगा उसके लिए जो 10वां पे लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको है जो इस भर्ती में सैलरी मिलेगी। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि भाई सबसे मेन पॉइंट, ये जो 6वां पॉइंट है ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट के बारे में आप अपने गौर से पढ़ना, क्योंकि इस पॉइंट के माध्यम से इसके अंतर्गत हैं जो कौन कौन पात्र हैं उसके बारे में बताया गया है। भाई कौन कौन इसके अंतर्गत है जो फॉर्म भर सकते हैं, यानी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए अलग पात्रता रखी है और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए भी अलग पात्रता रखी है। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया है कि मास्टर इन इंजीनियरिंग यानी एमई, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एमटेक, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EE एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग एंड EEE का कोर्स अगर आपने कर रखा है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंतर्गत MSc यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर MSc आपने कर रखी है तो मास्टर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन MC अगर आपने कर रखा है तो आप वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में आपको देवनागरी लिपि और हिंदी एंड व्यवहारिक ज्ञान यानी राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। ये तो था ऊपर वाला जितना भी जो पात्रता थी वो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए थी, और नीचे वाला जो पॉइंट है वो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भाई इसके अंतर्गत क्या क्या पात्रता होने वाली है। तो एक तो ग्रेजुएट होना चाहिए, ए लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आप कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंतर्गत ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, ए लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास PGDCA होना चाहिए मिनिमम 1 साल का। इसके अंतर्गत आपको PGDCA का कोर्स होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर्स का होना चाहिए, या फिर दूसरा है कि भाई बैचलर इन इंजीनियरिंग यानी BE, या फिर बैचलर इन टेक्नोलॉजी यानी BTech अगर आपने कर रखी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में अगर कर रखा है BTech, वो भी कंप्यूटर साइंस में अगर कर रखा है तो ही फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में IT एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ECE एंड EE एंड EEE ये अगर आपने कर रखा है तो। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत BSc, यानी अगर कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत आपने BSc कर रखा है तो आप इसके अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA अगर आपने कर रखा है तो भी आप इसके अंतर्गत है जो फॉर्म भर सकते हैं। ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए नहीं है। उसके बाद में आपको देवनागरी लिपि और हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। ये जितने भी जो पात्रता है वो आप आराम से देख लेना। अगर आप पात्र नहीं हैं तो फॉर्म भरने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और आपको एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट करने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके अंतर्गत आपकी डिग्रियाँ चेक की जाएगी, और ये डिग्री अगर आपके पास नहीं होगी तो आप वैसे भी बाहर हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं फिर ये राष्ट्रीयता वगैरह जो है नेपाल भूटान इससे संबंधित हैं। उसके बाद में अगर हम देखते हैं आगे सबसे मेन पॉइंट, वो पॉइंट है सबसे मेन पॉइंट अगर हम देखते हैं तो वो है आयु से संबंधित। वैसे तो बेसिकली राजस्थान की भर्तियों के अंतर्गत जो आयु होती है वो 18 से लगा के 40 साल तक होती है, कि भाई 18 से लगाकर 40 साल तक जो भी कैंडिडेट हैं वो इसके अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कैटेगरीज वाइज इसके अंतर्गत और भी छूट दे रखी है, जैसे SC ST OBC के अंतर्गत कितनी छूट दे रखी है, MBC के अंतर्गत कितनी छूट दे रखी है, तो वो छूट है जिसमें इसमें अधिकतम जैसे SC ST OBC के लिए, SC और ST के लिए तो 5 साल की छूट दी जाती है। सामान्य वर्ग महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। इसके अंतर्गत OBC के अंतर्गत या कमज़ोर आर्थिक रूप से जो कमज़ोर महिला वर्ग हैं उनको 10 साल की छूट दी जाती है। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं इनको
अधिकतम 3 वर्ष की छूट है जो दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं इस भर्ती में आगे कि भाई पेंशन आपको आएगी कि नहीं आएगी, उसके बारे में बात करते हैं। इस भर्ती के अंतर्गत ये नियम बताए गए हैं कि पेंशन के बारे में 9वां पॉइंट है कि नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन लागू होगी, यानी आपको पेंशन है जो मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। ठीक है, ये है शुल्क जमा कराने या ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि। ये भाई शुल्क तो उनके लिए है, जो हम बात करते हैं कि शुल्क तो उनके लिए है जिन्होंने OTR नहीं करवा रखा है, और जिसने OTR करवा रखा है उनके लिए शुल्क की आवश्यकता नहीं है। सबसे मेन पॉइंट आप ये देख लेना कि भाई आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो आप जरूर देख लेना। ये सबसे मेन लाइन है कि भाई आवेदन जो शुरू होगा वो शुरू होगा 25/5/2026 से, और अंतिम जो तारीख है वो है 23/6/2026, यानी 23/6/2026 मध्य रात्रि की लास्ट तारीख होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई समय रहते, क्योंकि अंतिम तारीख का वेट ना करते हुए समय रहते आप इस फॉर्म को भर देना, क्योंकि अंतिम समय में या तो साइट क्रैश हो जाती हैं या फिर साइट लो चलती हैं। इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। तो आपको बार बार इस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे मेन चीज़ यही है कि भाई जो अंतिम तिथि है वो 23/6 है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं परीक्षा का जो आयोजन है, यानी आपकी परीक्षा कब होगी उसके बारे में है बताया गया है कि ये जो 12वां पॉइंट है, इसने कहा है कि भाई बोर्ड द्वारा वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक उक्त पदों पर जो है वो तो है 22/8/2026 को, यानी जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जो एग्जाम की डेट है वो 22/8/2026 है, और जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए है वो है 23/8/2026 को, यानी 22 और 23 को आपका एग्जाम है। 22 तारीख को आपको वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का है और 23 को आपको बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का है। ये 8वें महीने में होने वाला है, यानी फॉर्म भरने की जो लास्ट तारीख है वो 6ठे महीने की है, और जस्ट उसके 2 महीने बाद इसके एग्जाम है 8वें महीने में। तो समय आपके पास बहुत कम है, तो विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं हम कि भाई प्रवेश पत्र जो है वो हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे या SSO ID पर भी अपलोड कर दिए जाएंगे। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं उस भर्ती में। तो नियुक्ति की अयोग्यता वगैरह उसके बारे में ये कुछ नहीं है। आवेदन कैसे करें ये बताया गया है, कैसे कैसे आपको आवेदन करना है। ठीक है, अगर आपने OTR नहीं कर रखा है तो OTR के बारे में बता रखा है कि भाई OTR में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद में फ़ोटो की साइज़ वगैरह वो सारी बताई गई कि भाई कितनी कितनी साइज़ होनी चाहिए, ये 50 KB का वगैरह ये सारी चीज़ें बताई गई हैं उसमें। वैसे तो लगभग राजस्थान के सभी स्टूडेंट के OTR हो रखा है, तो ज़्यादा इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में। अगर एक बार आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, उसके बाद में आपको लगता है कि भाई कहीं ना कहीं आवेदन करने में हमारे त्रुटि हुई है, तो उसके अंतर्गत क्या क्या है जो आप सुधार कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, और अभ्यर्थी द्वारा एक बार ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट कर दिए जाने के बाद अभ्यर्थी इसका निम्न प्रविष्टियों में संशोधन की अनुमति नहीं है। यानी आप ये 3-4 पॉइंट है उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते, बाकी में आप संशोधन कर सकते हैं। यानी आप खुद के नाम में संशोधन नहीं कर पाओगे, पिता के नाम में भी संशोधन नहीं कर पाओगे, जन्म तिथि में भी कोई संशोधन नहीं कर पाओगे, और स्वयं का फोटोग्राफ एवं हस्तलिखित नमूना, अंगूठा का निशान एवं हस्ताक्षर, ये जो 4 पॉइंट है, इस 4 पॉइंटों में आप संशोधन नहीं कर सकते। बाकी किसी भी चीज़ में अगर आपको संशोधन करना है तो आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं उस भर्ती के बारे में। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है लगभग। इसके बाकी ये जो प्रमाण पत्र हैं, जो OBC वगैरह उनके जो प्रमाण पत्र जो तारीख है, वो जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो उनकी वैधता कब तक है उसके बारे में ये पूरा बताया गया है। उसके बाद में आवेदन, इसके बाद में हम बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट, वो है परीक्षा के स्कीम, यानी भी एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन कौन से सिलेबस इसके अंतर्गत आने वाले हैं, कितने नंबर का ये पेपर होगा, कितने पेपर इसके अंतर्गत होने वाले हैं, आपको टाइम कितना मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, और ये है सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए।
ध्यान आपको ये रखना है कि इसके अंतर्गत 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर फर्स्ट होने वाला है और नीचे पेपर सेकंड होने वाला है। दोनों में 2-2 पेपर होंगे, यानी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के भी 2 पेपर होंगे और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के भी 2 पेपर होंगे। यानी ये कितने कितने नंबर का होगा वो आपको मैं बता देता हूँ कि भाई द एग्जामिनेशन शैल बी कैरी एंड 200 मार्क्स। देयर विल बी 2 पेपर्स, यानी 2 पेपर्स होंगे एंड पेपर फर्स्ट शैल बी ए 100 मार्क्स एंड पेपर सेकंड शैल बी ए 100 मार्क्स। यानी जो पहला पेपर होगा वो भी 100 नंबर का होगा और जो दूसरा पेपर होगा वो भी 100 नंबर का होगा। यानी जो दोनों पेपर हैं वो 100-100 नंबर के होंगे। यानी पूरी जो भर्ती का जो पेपर होने वाला वो 200 नंबर का होगा। यानी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक दोनों के जो 200 में से मार्क्स आएंगे, तो पहला पेपर भी 100 नंबर का होगा और दूसरा पेपर भी 100 नंबर का होगा। इसके अंतर्गत आपको बता दूं कि भाई द क्वेश्चंस पेपर विल बी कैरी मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर, यानी एक पेपर जो होगा उसका मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का होगा। उसके बाद में आपको टाइम कितना मिलेगा, एक पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का टाइम मिलेगा। एक पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके अंतर्गत 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का ही वो पेपर होगा। ठीक है। उसके बाद में ये पेपर इंक्लूडेड सब्जेक्ट होंगे। इसमें क्या क्या आएगा वो आपको मैं बता देता हूँ कि भाई फर्स्ट जो पेपर होगा वो फर्स्ट पेपर में क्या क्या आएगा। इसके अंतर्गत देखो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से आएंगे, ज्योग्राफी से आएंगे, जनरल साइंस से आएंगे, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान का करंट अफेयर्स भी इसमें आएगा। उसके बाद में सेकंड जनरल एबिलिटी शैल बी इंक्लूडेड फॉलोइंग पॉइंट्स, कि भाई ये रीजनिंग के ये कुछ टॉपिक है, यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। जनरल लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन आएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन आएंगे। यानी ये 4-5 जो टॉपिक है वो तो टॉपिक है रीजनिंग के, और बाकी के ऊपर वाले जो टॉपिक है वो जीके के हैं, जिसमें आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर राजस्थान का, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। यानी ये जो लेवल इनका रहने वाला है वो 10th लेवल का ही रहने वाला है। फिर इसमें लिखा है कि 500 पॉइंट कि भाई नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इन्वोल्यूशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर एंड 1/3, यानी आपके अंतर्गत इसकी जो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई इसके अंतर्गत आपको पास होने के लिए मिनिमम जो क्वालिफाइड मार्क्स हैं वो आपको 40% मार्क्स आपको लाने होंगे। ये जो मिनिमम जो क्वालिफाइड मार्क्स है वो 40% मार्क्स आपको हर एक पेपर में लाने होंगे। उसके बाद में है सेकंड पेपर, वो तो था पहला पेपर, और दूसरा है सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में भी आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा। उसके अंतर्गत भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और इसमें भी आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। ये जो सेकंड पेपर होगा ये पूरा का पूरा आपका जो होगा वो आपके लैंग्वेज बेस का होगा, यानी आपकी जो सब्जेक्ट होगा कंप्यूटर का, उस कंप्यूटर के सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें C++, जावा वगैरह ये लैंग्वेज होंगी। ठीक है। उसके बाद में मशीनी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जावा, नोट बेट वगैरह ये सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे। यानी ये जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है, सेकंड जो पेपर होने वाला है वो पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा, और फर्स्ट जो पेपर होने वाला है वो पूरा का पूरा आपका है जो जीके का पार्ट और रीजनिंग का पार्ट होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग दोनों पेपर में होगी, आपको बता दिया है। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये पूरा सिलेबस है। उसके बाद में बात करते हैं ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के बारे में, यानी इसके अंतर्गत भी यही है कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के अंतर्गत भी यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कि भाई आपके 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चंस वगैरह होंगे, ये सारा का सारा उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है। इसके अंतर्गत भी आर्ट एंड कल्चर और रीजनिंग के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और इसके अंतर्गत भी नेगेटिव मार्किंग आपकी है। ठीक है। उसके बाद में ये जो सेकंड पेपर है, ठीक है, इसमें भी 100 मार्क्स का है, 2 घंटे दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई इसके अंतर्गत जो ये जो रहने वाला है, ये सेकंड पेपर के अंतर्गत इसमें भी वो का वही है, C++, जावा, नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें थोड़े से जो टॉपिक है वो थोड़े से टॉपिक कम है, MS एक्सेल, वर्ड, एक्सेस, DBMS वगैरह, इससे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी इसमें थोड़ा सा कम है। बाकी का ये नीचे पूरा का पूरा सिलेबस है वो आप देख लेना, पूरा का पूरा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का है। ठीक है। उसके बाद भी बता दिया है कि भाई 5 विकल्प होंगे। ठीक है। आप 500 में से किसी एक को बनना होगा। अगर आप 10% से कम अगर आप
गोले नहीं भरते हैं तो आपके 1/3 अंक काट दिए जाएंगे। ठीक है, अगर 10% से कम आप गोले भरते हो तो आपको 1/3 अंक काट दिए जाएंगे। आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा इन गोलों को भरने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आपको लिखा है कि जिस अभ्यर्थी के 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों से गहरा नहीं किया गया है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि जितने क्वेश्चन आएंगे, जैसे 100 क्वेश्चन आ गए, 100 क्वेश्चन का 10%, यानी 10 क्वेश्चन जिन्हें 10 क्वेश्चन ऐसे जिसके अंतर्गत आपने कुछ नहीं भरा है, यानी ABCD और E 500 ऑप्शन में से कुछ भी नहीं भरा है, 10 क्वेश्चन अगर आपने ऐसे छोड़ दिए तो आप इस भर्ती में अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे, आपको इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूरा जो डिटेल थी वो डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो आप समय रहते अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, समय बहुत कम है। ठीक है, तो पूरी डिटेल्स आपको बता दी हैं। इसके अंतर्गत आपको अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस डाउट को क्लियर करके हम आपको बता देंगे। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको आगे से आगे जितने भी स्टूडेंट हैं इन स्टूडेंट तक आपको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आगे आपको किस भर्ती के बारे में है जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। जय हिंद, जय भारत।